राजनीतिक दल किस तरह ईवीएम पर निशाना साधने और अपनी विफलताओं का ठीकरा उस पर फोड़ने के लिए उतावले रहते हैं, इसका ताजा उदाहरण है, बसपा प्रमुख मायावती की यह मांग कि हर चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के स्थान पर मतपत्र से कराए जाएं। उन्होंने यह मांग एक ऐसे समय की, जब चुनाव आयोग रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान का परीक्षण करने जा रहा है। रिमोट ईवीएम के उपयोग की पहल चुनाव सुधार की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इसके माध्यम से प्रवासी, भारतीय मतदाताओं को वोट देने में समर्थ बनाया जा सकेगा। इससे उन करोड़ों मतदाताओं की चुनाव में सहभागिता हो सकेगी, जो नौकरी, व्यापार, शिक्षा एवं अन्य कारणों से अपने घर से दूर रहने के कारण चाहकर भी मतदान में हिस्सा नहीं ले पाते। यह विडंबना ही है कि जब रिमोट ईवीएम की पहल का स्वागत किया जाना चाहिए, तब उसके विरोध में स्वर उठ रहे हैं। कांग्रेस समेत 16 दलों ने जिस तरह यह संकेत दिए कि वे रिमोट ईवीएम के प्रायोगिक परीक्षण का विरोध करेंगे, वह अंधविरोध की राजनीति का एक और शर्मनाक उदाहरण ही है। क्या यह हास्यास्पद नहीं कि रिमोट ईवीएम के परीक्षण और उसके प्रायोगिक उपयोग के परिणाम सामने आने के पहले ही उसका विरोध करने के लिए कमर कसी जा रही है? प्रश्न चिन्ह। इसी के साथ ईवीएम के विरोध को भी नए सिरे से धार दी जा रही है। मायावती का बयान इसी की पुष्टि करता है। चेंज। मायावती ने जनता की आड़ लेते हुए यह कहा कि उसके मन में ईवीएम को लेकर तरह तरह की आशंकाएं व्याप्त हैं। यह निरा झूठ ही नहीं, जनता को बरगलाने की कोशिश भी है। इस तरह की कोशिश पहले भी हुई है, लेकिन जनता के स्तर पर ईवीएम को लेकर कोई संदेह नहीं जताया गया। आमतौर पर, वही राजनीतिक दल ईवीएम को लेकर जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं, जो चुनाव में पराजित हो जाते हैं या फिर जिन्हें पराजय मिलने की आशंका होती है। यह किसी से छिपा नहीं कि पिछले कुछ विधानसभा और लोकसभा चुनावों में बसपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। 2014 के आम चुनाव में उसे लोकसभा की एक भी सीट नहीं मिली थी। इसके विपरीत जब वह 2019 का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी, तो उसे 10 सीटों पर जीत हासिल हुई। बसपा प्रमुख को यह ध्यान होना चाहिए कि ये चुनाव ईवीएम के जरिए ही कराए गए थे। कम से कम उन्हें यह तो अच्छे से स्मरण ही होगा कि
2007 के जिन विधानसभा चुनाव में बसपा को अपने बलबूते बहुमत मिला था, वे भी ईवीएम से हुए थे। स्टॉप। ईवीएम का विरोध करने वाले दल जिस तरह बिना कुछ जाने बूझे रिमोट ईवीएम के भी खिलाफ खड़े होते दिख रहे हैं, उस पर हैरान ही हुआ जा सकता है। मुख्य डिक्टेशन लिखिए। राजनीतिक दल किस तरह ईवीएम पर निशाना साधने और अपनी विफलताओं का ठीकरा उस पर फोड़ने के लिए उतावले रहते हैं, इसका ताजा उदाहरण है बसपा प्रमुख मायावती की यह मांग कि हर चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के स्थान पर मतपत्र से कराए जाएं। उन्होंने यह मांग एक ऐसे समय की जब चुनाव आयोग रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान का परीक्षण करने जा रहा है। रिमोट ईवीएम के उपयोग की पहल चुनाव सुधार की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इसके माध्यम से प्रवासी भारतीय मतदाताओं को वोट देने में समर्थ बनाया जा सकेगा। इससे उन करोड़ों मतदाताओं की चुनाव में सहभागिता हो सकेगी जो नौकरी, व्यापार, शिक्षा एवं अन्य कारणों से अपने घर से दूर रहने के कारण चाहकर भी मतदान में हिस्सा नहीं ले पाते। यह विडंबना ही है कि जब रिमोट ईवीएम की पहल का स्वागत किया जाना चाहिए, तब उसके विरोध में स्वर उठ रहे हैं। कांग्रेस समेत 16 दलों ने जिस तरह यह संकेत दिए कि वे रिमोट ईवीएम के प्रायोगिक परीक्षण का विरोध करेंगे, वह अंध विरोध की राजनीति का एक और शर्मनाक उदाहरण ही है। क्या यह हास्यास्पद नहीं कि रिमोट ईवीएम के परीक्षण और उसके प्रायोगिक उपयोग के परिणाम सामने आने के पहले ही उसका विरोध करने के लिए कमर कसी जा रही है। इसी के साथ ईवीएम के विरोध को भी नए सिरे से धार दी जा रही है। मायावती का बयान इसी की पुष्टि करता है। मायावती ने जनता की आड़ लेते हुए यह कहा कि उसके मन में ईवीएम को लेकर तरह तरह की आशंकाएं व्याप्त हैं। यह निरा झूठ ही नहीं, जनता को बरगलाने की कोशिश भी है। इस तरह की कोशिश पहले भी हुई है, लेकिन जनता के स्तर पर ईवीएम को लेकर कोई संदेह नहीं जताया गया। आमतौर पर वही राजनीतिक दल ईवीएम को लेकर जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं जो चुनाव में पराजित हो जाते हैं या फिर जिन्हें पराजय मिलने की आशंका होती है। यह किसी से छिपा नहीं कि पिछले कुछ विधानसभा और लोकसभा चुनावों में बसपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। 2014 के आम चुनाव में उसे लोकसभा की एक भी सीट नहीं मिली थी। इसके विपरीत जब वह 2019 का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी तो उसे 10 सीटों पर जीत हासिल हुई। बसपा प्रमुख को यह ध्यान होना चाहिए कि
ये चुनाव ईवीएम के जरिए ही कराए गए थे। कम से कम उन्हें यह तो अच्छे से स्मरण ही होगा कि 2007 के जिन विधानसभा चुनाव में बसपा को अपने बलबूते बहुमत मिला था, वे भी ईवीएम से हुए थे। ईवीएम का विरोध करने वाले दल जिस तरह बिना कुछ जाने बूझे रिमोट ईवीएम के भी खिलाफ खड़े होते दिख रहे हैं, उस पर हैरान ही हुआ जा सकता है। दूसरा, अंततः यह आशंका सही सिद्ध हुई कि चीन के साथ व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर को पार कर सकता है। ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि बीते वर्ष भारत चीन के बीच 135 अरब डॉलर का जो द्विपक्षीय कारोबार हुआ, उसमें जहां चीन से होने वाला आयात 118 अरब डॉलर रहा, वहीं भारत की ओर से उसे किया जाने वाला निर्यात 17 अरब डॉलर तक ही सीमित रहा। यह पहली बार है जब चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया। यह इसलिए विशेष चिंता का विषय है क्योंकि ऐसा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के बाद ही हुआ। इसका सीधा अर्थ है कि इसकी गहन समीक्षा होनी चाहिए कि ये दोनों अभियान अपेक्षा पर खरे क्यों नहीं उतर पा रहे हैं। इसी के साथ यह भी देखना होगा कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी PLI स्कीम वांछित परिणाम क्यों नहीं दे पा रही है। चीन जिस तरह भारतीय हितों को चोट पहुंचाने के साथ सीमा पर आक्रामक रवैया अपनाए हुए है, उसे देखते हुए यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है कि वहां से आने वाली सामग्री पर निर्भरता कम की जाए। निसंदेह जहां सरकार को यह देखना होगा कि चीन से व्यापार घाटा बढ़ता क्यों जा रहा है, वहीं उद्योग जगत को भी यह समझना होगा कि इस घाटे के लिए एक बड़ी हद तक वही जिम्मेदार है। हमारे उद्योग जगत को चीनी वस्तुओं पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए कमर कसनी होगी। समझना कठिन है कि जिस तरह खिलौना उद्योग में चीन के प्रभुत्व को चुनौती दी गई, उसी तरह अन्य क्षेत्रों में क्यों नहीं दी जा सकती, और वह भी ऐसे समय जब विश्व के अनेक देश चीनी उत्पादों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। अच्छा हो कि भारतीय उद्योगपति इस अवसर का लाभ उठाएं। वे ऐसा करने में तभी सक्षम हो सकते हैं जब तकनीक का उपयोग करने के साथ अपनी उत्पादकता बढ़ाने और साथ ही अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने पर अतिरिक्त ध्यान देंगे। यदि भारत को वास्तव में विकसित देश बनाना है, तो एक ओर जहां चीनी उत्पादों पर निर्भरता कम करनी होगी, वहीं दूसरी ओर विश्व बाजार में उसके उत्पादों से प्रतिस्पर्धा भी करनी होगी। इसका कोई औचित्य नहीं कि भारतीय उद्योगपति वे
वस्तुएं भी चीन से मंगाएं जिन्हें देश में बनाया जा सकता है। यह ध्यान रहे कि एक समय दवाओं में उपयोग होने वाला कच्चा माल यानी API भारत में ही तैयार होता था, लेकिन धीरे धीरे वह चीन में बनने लगा और फिर भारतीय फार्मा उद्योग उसे वहीं से मंगाने लगा। आज स्थिति यह है कि हमारा फार्मा उद्योग चीनी API पर निर्भर है। यह समझ आता है कि कच्चा माल चीन से आए, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं कि तैयार माल भी वहीं से आए। मिलाने के लिए लिखिए। अंततः यह आशंका सही सिद्ध हुई कि चीन के साथ व्यापार घाटा $100 अरब को पार कर सकता है। स्टॉप। ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि बीते वर्ष भारत चीन के बीच $135 अरब का जो द्विपक्षीय कारोबार हुआ, उसमें जहां चीन से होने वाला आयात $118 अरब रहा, वहीं भारत की ओर से उसे किया जाने वाला निर्यात $17 अरब तक ही सीमित रहा। स्टॉप। यह पहली बार है, जब चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा $100 अरब के आंकड़े को पार कर गया। स्टॉप। यह इसलिए विशेष चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के बाद भी हुआ। स्टॉप। इसका सीधा अर्थ है कि इसकी गहन समीक्षा होनी चाहिए कि ये दोनों अभियान अपेक्षा पर खरे क्यों नहीं उतर पा रहे हैं। प्रश्न चिन्ह। इसी के साथ यह भी देखना होगा कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी PLI स्कीम वांछित परिणाम क्यों नहीं दे पा रही है। प्रश्न चिन्ह। चीन जिस तरह भारतीय हितों को चोट पहुंचाने के साथ सीमा पर आक्रामक रवैया अपनाए हुए है, उसे देखते हुए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि वहां से आने वाली सामग्री पर निर्भरता कम की जाए। स्टॉक चेंज। निसंदेह, जहां सरकार को यह देखना होगा कि चीन से व्यापार घाटा बढ़ता क्यों जा रहा है, वहीं उद्योग जगत को भी यह समझना होगा कि इस घाटे के लिए एक बड़ी हद तक वही जिम्मेदार है। स्टॉप। हमारे उद्योग जगत को चीनी वस्तुओं पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए कमर कसनी होगी। स्टॉप। समझना कठिन है कि जिस तरह खिलौना उद्योग में चीन के प्रभुत्व को चुनौती दी गई, उसी तरह अन्य क्षेत्रों में क्यों नहीं दी जा सकती, और वह भी ऐसे समय, जब विश्व के अनेक देश चीनी उत्पादों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। स्टॉप। अच्छा हो कि भारतीय उद्योगपति इस अवसर का लाभ उठाएं। स्टॉप। वे ऐसा करने में तभी सक्षम हो सकते हैं, जब तकनीक का उपयोग करने के साथ अपनी उत्पादकता बढ़ाने और साथ ही अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने पर अतिरिक्त ध्यान देंगे। स्टॉप।
यदि भारत को वास्तव में विकसित देश बनाना है, तो एक ओर जहां चीनी उत्पादों पर निर्भरता कम करनी होगी, वहीं दूसरी ओर विश्व बाजार में उसके उत्पादों से प्रतिस्पर्धा भी करनी होगी। इसका कोई औचित्य नहीं कि भारतीय उद्योगपति वे वस्तुएं भी चीन से मंगाएं, जिन्हें देश में बनाया जा सकता है। यह ध्यान रहे कि एक समय दवाओं में उपयोग होने वाला कच्चा माल यानी एपीआई भारत में ही तैयार होता था, लेकिन धीरे धीरे वह चीन में बनने लगा और फिर भारतीय फार्मा उद्योग उसे वहीं से मंगाने लगा। आज स्थिति यह है कि हमारा फार्मा उद्योग चीनी एपीआई पर निर्भर है। यह समझ आता है कि कच्चा माल चीन से आए, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं कि तैयार माल भी वहीं से आए।